हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी अपना प्रैक्टिस सेट लेकर चल रहे थे, जिसमें ये आपका चैप्टर आपका 12वां था। 12वें चैप्टर से हम सभी क्वेश्चन नंबर 25 तक कर चुके थे और इसमें लगभग आपका 49 या 50 क्वेश्चन है। तो इसे करेंगे और इसके बाद हम चैप्टर 13 पर चलेंगे। आपका आज हो गया 10 तारीख, आपके एग्जाम के 4 दिन बचे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि चीज़ें जल्दी जल्दी हों। हम कोशिश किए लेकिन नहीं हो पा रहा है। जो भी होगा देखिए, नहीं तो मैराथन देंगे। और अगर आज हो पाता है तो मैराथन हम रात में बना देंगे और अपलोड कर देंगे। कल सुबह आप सभी देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कथन आपको दिया गया है ए और बी, मतलब ए और कथन ए और कारण आर दिया गया है, उसको पढ़ना है और विकल्प का चयन करना है। कथन यह है कि मुर्शिद कुली खान ने बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया। कारण आपका है कि मुर्शिद कुली खान बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करना चाहता था। अब देखिए, कथन है, कारण है, कथन को पढ़िए, कारण में आप क्या करिए, क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। क्वेश्चन का उत्तर अगर आपका कारण आर दे देता है तो समझिए कि ये कारण सही है, व्याख्या सही कर रहा है। अब देखिए, मुर्शिद कुली खान ने बंगाल राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया। क्यों दिया? क्योंकि मुर्शिद कुली खान बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करना चाहता था। तो क्या ए और आर दोनों सही हैं? या आर ए की सही व्याख्या करता है? बी है कि ए आर दोनों सही लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है? सी है कि ए सही है लेकिन आर गलत है? डी है कि ए और आर दोनों गलत हैं? तो आइए उत्तर हम देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है। आर क्या कर रहा है? सही व्याख्या कर रहा है। थोड़ा हम देख लेंगे इसके बारे में, ताकि इससे आने वाले कोई भी क्वेश्चन आपको वो आप कर लें। देखिए, मुगल नियंत्रण से अलग मुर्शिद कुली खान ने बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर क्या किया? पुनर्निर्धारण करने का क्या दिया था? आदेश दिया था। और सभी जमींदारों से राजस्व की क्या किया? वसूली की गई। ठीक है, जितने भी जमींदार थे उनसे राजस्व की वसूली की गई। और मुर्शिद कुली खां को मुगल शासक द्वारा बंगाल के गवर्नर के रूप में क्या किया गया? नियुक्त कर दिया गया। और मुर्शिद कुली खां ने हैदराबाद और अवध की तरह बंगाल के स्वतंत्र शासक के रूप में क्या किया? कमान को संभाली। अब बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए, कम करने के प्रयास में उसने सभी मुगल जमींदारों को उड़ीसा में स्थानांतरित कर दिया। मतलब कि जो बंगाल है, बंगाल में जो मुगल है उसका प्रभाव कम करने के लिए क्या किया? जितने भी मुगल जागीरदार थे उनको क्या किया? उड़ीसा स्थानांतरित कर दिया। तो आइए देखिए, 2023 में पूछा गया सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। तो देखिए, अब इसको छोटा करेंगे, ऑप्शन बहुत बड़ा दिया आपका, ठीक है। क्वेश्चन आपका है कि क्वेश्चन 17 है कि इनमें से कौन सा कथन सुलह एक कुल के विचार के बारे में सत्य है? ऑप्शन ए कि यह विचार नैतिकता, ईमानदारी, न्याय, शांति की व्यवस्था पर केंद्रित था। बी है कि इस विचार के इर्द गिर्द शासन दर्शन बनाने का प्रयास किया गया। सी है कि शासन के इस सिद्धांत का जहांगीर और शाहजहां ने पालन नहीं किया। डी आपका है कि विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच थोड़ा भेदभाव आवश्यक था। ऑप्शन ए है कि ए, बी तथा सी, बी है कि केवल ए तथा बी, सी है कि केवल बी तथा सी, डी है कि केवल ए। तो उत्तर दीजिए क्या होगा? तो आइए हम इसका उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही होगा कि ए और बी। देखिए, यह विचार था कि नैतिकता, ईमानदारी, न्याय, शांति की व्यवस्था पर केंद्रित था, ये सत्य है। दूसरा है कि यह विचार के इर्द गिर्द शासन दर्शन बनाने का प्रयास किया, यह भी सत्य है। और सी भी आपका सत्य है कि शासन के इस सिद्धांत का जहांगीर और शाहजहां ने पालन नहीं किया था। बाकी विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच थोड़ा भेदभाव आवश्यक था। तो ये जो आपका ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा कि इसमें जो भेदभाव है वो आवश्यक नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही करिएगा। ए, बी और सी तीनों क्या है आपके? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। 28 में आपसे कहा गया है, आपका कथन और कारण दिया गया है। कथन ये है कि 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। कारण क्या आपका है कि मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ कई प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति और प्रबल कर ली। ऑप्शन ए है कि ए आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है। बी है कि ए आर दोनों सही लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। और सी आपका है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। डी आपका है कि ए और आर दोनों गलत है। तो आइए यहाँ पर हम इसका उत्तर देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पर आप सभी देख लीजिएगा, जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। आइए, ये भी देखिए, आपका 2023 में शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका है, ये भी शिफ्ट 2 का ही है, 23 का है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन ऑप्शन 1 है
कि तवारीख को सुरक्षित व्यक्तिगत व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया था। 2 है कि तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे। अभी तवारीख के बारे में इसके पहले हमने क्वेश्चन आपको पढ़ाया है। 3 है कि वे प्राय अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे। ऑप्शन ए है कि 1, 2 दोनों सही है, बी है कि 2 और 3 सही है, सी है कि 1 और 3 सही है, डी है कि केवल 1 सही है। तो चलिए हम उत्तर देते हैं, उत्तर क्या होगा। तो आइए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 और 3 दोनों सही हैं। ठीक है, तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे और वे क्या करते थे, अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा क्या करते थे, लिखते थे। लेकिन जो तवारीख थे वो सुरक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया, बिल्कुल नहीं। जो आपका तवारीख था, ठीक है, जो तवारीख था वो आपका उर्दू में न लिख के ये दरबारी कभी लिखते थे और ये आपके फारसी भाषा में लिखा गया था। याद रखिएगा, किसमें, फारसी भाषा में लिखा गया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे कहा गया है कि कथन ए बी को पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। ऑप्शन ए है कि मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए, ऑप्शन 1 है पद, 2 है वेतन, 3 है कि सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। तो आइए हम देख लेते हैं मनसब क्या था, मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी थी। और बी में आपका दे दिया गया है कि मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक संख्या पर निर्भर था जिसे जात कहा जाता था। अब कौन सा सही है ये बताना है आपको कि ऑप्शन ए सही है, बी गलत है, बी सही है, ए गलत है, सी में है कि ए बी दोनों सही है, डी में कि ए बी दोनों गलत है। ये भी 2023 में पूछा गया, आपका शिफ्ट 2 में है। आइए देख लेते हैं इसका उत्तर हम। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल सही होगा कि ए सही है परंतु बी गलत है। देखिए, अब मनसबदारी में थोड़ा हम देख लेते हैं मनसबदारी होता क्या है। ये व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका जो प्रचलन है वो मुगल शासक मतलब अकबर ने कब किया था कि 1575 ईस्वी में। कब किया था, 1575 ईस्वी में किया था। और मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई क्या थी, एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए क्या था, पद हो गया आपका, वेतन हो गया और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। मनसब शब्द का अर्थ है कि जैसे श्रेणी अथवा पद। मनसब का मतलब ही आपका क्या होता है कि श्रेणी अथवा पद होता है। और इस व्यवस्था के अंदर आपके कितने वर्ग आते हैं, तो 33 वर्ग आते थे। अकबर के शासनकाल में 40वें वर्ष जात एवं सवार जैसी दोहरी व्यवस्था लागू की गई थी। मनसबदारों की जो सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण था, एक निर्दिष्ट संख्या में सवार या घुड़सवार बनाए रखने की आवश्यकता थी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ए सही है लेकिन बी क्या है हमारा, गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 31 पे चलिएगा आप सभी। ये भी देखिए शिफ्ट 2 में 23 में पूछा गया क्वेश्चन है कि सुल्तान के दरबार में एक इतिहासकार मिनहाज ए सिराज के संबंध में सही है। ऑप्शन कथन ए है कि उसने स्वीकार किया। देखिए किसके बारे में पूछा है कि मिनहाज ए सिराज। अभी हमने इसके ऊपर बताया था कि ये कौन था, ये एक लेखक था, इतिहासकार था। ठीक है, तो उसने स्वीकार किया था कि रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थे। ऐसा किया था नहीं, ये रजिया के बारे में हमेशा उल्टा लिखा था। जो मिनहाज ए सिराज था, याद रखिएगा कि रजिया के स्त्री होने का ये मतलब कि पुरुष और स्त्रियों में बहुत तुलना किया था। कथन भी है क्योंकि वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए है कि केवल ए सही है, बी सही है, ए बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही नहीं है। अब आइए उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा कि ए और बी दोनों सही हैं। देखिए उसने स्वीकार किया था कि जो रजिया है वो अपने भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन क्योंकि वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था, इसलिए वह मान रहा था। क्योंकि वो रजिया को कहता था कि ये जो रजिया है, ये मतलब कि जब रजिया का हार हुआ तो इसने कहा कि जो भी चीज़ें हैं, अगर एक स्त्री है अगर वो पुरुष के जैसे कार्य कर रही है तो कभी सफल नहीं हो सकती है। इस तरीके से इसने रजिया के बारे में थोड़ा लिखा था। तो देखिए ये अपना काम क्या क्या था, जो मिनहाज ए सिराज था, मिनहाज ए सिराज ने अपना काम तबकत ए नसरी गुलाम वंश के शासक नसरुद्दीन महमूद को क्या क्या था, समर्पित किया था। और उसने स्वीकार किया कि जो रजिया है वो अपने भाई से अधिक योग्य और सक्षम है। और मिनहाज सिराज का कहना था कि रानी का शासन ईश्वर द्वारा बनाई गई आदर्श सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ था। देखिए ये तुरंत क्या है आता है, एक औरत पे चला जाता है कि ये भगवान द्वारा जो चीज़ें बनाई गई उसके खिलाफ था, वो करता था हर चीज़ जिसमें महिलाओं को पुरुषों के अधीन माना जाता था। अर्थात वह रानी के शासक को मान्यता नहीं दे पा रहा था कि रानी मतलब कि शासक हो। उसका मानना था कि एक पुरुष ही शासन को बढ़िया तरीके से चला सकता है, स्त्री नहीं चला सकती। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि
कौन सही सुमेलित है? बख्शी सैनिक वेतनाधिकारी था। बी है कि सद्र धार्मिक व धर्मार्थ किए जाने वाले का मंत्री। सी है कि इक्तादार सैन्य कमांडर। डी आपका है कि कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी। तो आइए देखते हैं यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, एक बार देख लेंगे हम सभी। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे, देखिए जो चारों ऑप्शन है चारों सही हमारे हैं। मतलब जो बख्शी होते हैं वे सैनिक वेतनाधिकारी होते हैं। बी में कि सद्र धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले का मंत्री है, ये भी सही बात है। इक्तादार मतलब सैनिक कमांडर होते थे, और कोतवाल जो होते थे नगर पुलिस नगर का पुलिस अधिकारी होते थे। तो यहाँ पर चारों नहीं दिया गया, ए बी डी दिया है, ए बी सी दिया है, सी डी दिया है, ए डी दिया है। तो यहाँ पर ये जो ना ए स्टार हो जाएगा, यहाँ पर सबको कॉमन नंबर मिले होंगे। तो देखिए यहाँ पर देख लीजिए, बख्शी है सैनिक वेतनाधिकारी, सद्र है धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले का मंत्री, और इक्तादार आपका है कि सैन्य कमांडर, कोतवाल आपका है नगर का पुलिस अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं हम। अब आइए 33 को देख लेते हैं। देखिए 33 में क्या आपका है कि फर्रुखसियर और शाह आलम द्वितीय, अहमद शाह आलमगीर द्वितीय। अब यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा क्या होगा, तो देखिए आइए किससे किससे मिलान करना है। ठीक है, मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए कि कब किसका पतन हुआ है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए फर्रुखसियर जो थे, इनका जो पतन हुआ था आपका 1713 से 1719 में जाता है। 2 पर चले जाइए। शाह आलम द्वितीय, इनको आप ले जाइए ऑप्शन नंबर 1 पर ले जाइए, 1759 से 1816 में। इसके बाद हम ले जाते हैं सी अहमद शाह। अहमद शाह को आप ऑप्शन नंबर 4 में ले जाइए कि 1748 से लेकर 1754। फिर आलमगीर द्वितीय तीसरे में लेके जाइए, ये क्या है 1754 से 1759 तक। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो ये देख लीजिएगा कि फर्रुखसियार 1713 से 1719, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1816, अहमद शाह 1748 से 1754, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759। 34 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन 35 आपका है कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों को काल क्रमानुसार लगाएं। ऑप्शन ए कि प्रशासन की कार्यकुशलता का विघटन, ऑप्शन बी है कि ईरानी और तुरानी मूल के अभिजातों में पारस्परिक प्रतिद्वंदिता, ऑप्शन सी है कि सैन्य एवं वित्तीय संसाधनों का कम होना, और ऑप्शन डी आपका है कि नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली द्वारा आक्रमण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले सी आएगा, फिर ए आएगा, फिर डी आएगा, फिर बी आएगा। ठीक है, तो सी पहले क्या आएगा आपका, यहाँ पर देख लीजिए, मिलान कर लीजिए। सी पहले आएगा कि सैन्य वित्तीय संसाधनों का कम होना हुआ। उसके बाद क्या हुआ, बी हुआ कि ईरानी और तुरानी के मूल अभिजातों का पारस्परिक प्रतिद्वंदता हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ आपका कि सी हो गया, ए हो गया, फिर डी, फिर बी। ठीक है, सी ए फिर उसके बाद डी फिर बी, ये चौथे पर आपका आ जाएगा, ये मिला लीजिएगा। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा कौन किस पर आएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36 आपका पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत राज के सही वंशानुक्रम का चयन कीजिए। ऑप्शन है कि तुर्क खलजी तुगलक सैयद लोधी, तुर्क सैयद तुगलक खलजी लोधी, और सी है कि तुर्क सैयद खिलजी तुगलक लोधी, डी है कि तुर्क खिलजी सैयद तुगलक लोधी। तो ऑप्शन नंबर ए को सही कर लीजिएगा कि तुर्क खिलजी तुगलक सैयद लोधी। ठीक है, तुर्की सबसे पहले, फिर ये वंशानुक्रम चल रहा है, सबसे पहले तुर्की आए, फिर खिलजी आए, फिर तुगलक आए, फिर सैयद आए, फिर लोधी लास्ट में आए थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इन लोगों ने कितना दिमाग लगाया है कि अगर आपको याद है कि पहले तुर्की है फिर लोधी है, तो इन्होंने सब में पहले तुर्क को दिया है, ठीक है, फिर लोधी को। अब देखिए 2 में खिलजी दे दिया है, खिलजी दे दिया है, सैयद दे दिया है, सैयद दे दिया है। अब देखिए अब इससे भी आप क्या करेंगे, बहुत कन्फ्यूज होंगे। तो याद रखिएगा कि पहले पे तुर्की आएगा, दूसरे पे खिलजी आएगा, तीसरे पे तुगलक आएगा, और चौथे पे सैयद आएगा। तो चौथे पे सैयद याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। 37 में कि निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सल्तनत का भाग नहीं है। ऑप्शन ए कि राजपूत वंश, बी है मंगोल, सी है कि प्रारंभिक तुर्की शासक, डी है कि सैयद वंश। तो आइए देख लेते उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा मंगोल। जो मंगोल है ये दिल्ली सल्तनत के भाग नहीं है। देखिए मंगोल दिल्ली सल्तनत का भाग नहीं था, जबकि जो राजपूत वंश हुआ आपका, प्रारंभिक तुर्की शासक और सैयद वंश दिल्ली सल्तनत के क्या थे, भाग थे ये तीनों।
और मंगोल मध्य एशिया और पूर्वी एशिया में रहने वाली एक जाति है। ये कहाँ की रहने वाली जाति है? पूर्वी एशिया और मध्य एशिया में। और यहाँ पर देखिए जिसका विश्व इतिहास पर बहुत गहरा प्रभाव रहा। आधुनिक युग में जो मंगोल है, लोग मंगोलिया, चीन और रूस में वास करते हैं। ये जो मंगोलिया है वो चीन और रूस में वास करते हैं। मंगोल जाति के लोग रवाना बदो मतलब सॉरी खाना बदोश का जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, तो ये जो दिल्ली सल्तनत का भाग है वो मंगोल नहीं है, बाकी सैयद वंश है, प्रारंभिक तुर्की शासक है और राजपूत वंश आपका है। आगे चलते हैं 38 पर। देखिए इसमें ऑप्शन चुनना है आपको। चलिए, क्वेश्चन 38 है कि राज्यों के प्रारंभिक इतिहास की तुलना में दिल्ली सल्तनत के काल को समझने के लिए निम्नलिखित सामग्री का अधिक प्रयोग क्यों किया गया? ऑप्शन है कि प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में लिखित सामग्री की संख्या बढ़ गई। बी है कि दिल्ली सल्तनत के समय में लिखित सामग्री की विविधता बढ़ गई। सी है कि लिखित सामग्री ने क्रमशः अन्य प्रकार की उपलब्ध सूचनाओं को विस्थापित कर दिया। डी है कि सल्तनत के समय में कागज सस्ता होता गया और अतीत को लिपिबद्ध करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयोग में आ गया। ऑप्शन है कि केवल ए सही है, बी है कि केवल ए और बी सही है, सी है कि केवल बी, सी और डी सही है, डी है कि केवल सी और डी सही है। तो चलिए उत्तर दीजिए क्या होगा यहाँ पर। तो आइए हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही होगा कि यहाँ पर केवल आपका बी, सी और डी सही है। ए नहीं सही है कि इसकी संख्या बढ़ गई थी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। और यहाँ पर क्या था, लिखित सामग्री की विविधता बढ़ गई थी। ठीक है, और जो सूचनाएं थी उसको विस्थापित कर दिया गया था और बाकी जो लिपिबद्ध करने के लिए बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग भी होने लगा था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि खुदा की रचना में खाते उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? यह लेखांश 13वीं शताब्दी के किसके लिए लिखा गया था? तो ये आपकी रजिया के लिए लिखा गया था, आप सभी को पता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। और देखिए रजिया और मिनहाज ए सिराज का बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हैं, यहाँ पर याद रखिएगा। जब मिनहाज ए सिराज आए तो समझ लीजिए रजिया से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि मुगल अपने मंगोल वंशी संबद्धता के स्थान पर तैमूर वंशी संबद्धता पर ज़्यादा बल महत्व देते थे, क्योंकि ऑप्शन है कि वे अपनी पितवंशी संबद्धता को वरीयता देना चाहते थे। बी है कि तैमूर वंशियों ने मंगोलों को हराया था। सी है कि मंगोल उज्बेकों से संबंधित थे। डी है कि तैमूर वंशज कवियों और चित्रकारों को संरक्षण देते थे। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही उत्तर बताइएगा क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही होगा कि मंगोल उज्बेकों से संबंधित थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो मंगोल है वो उज्बेकों से संबंधित थे। आगे चलते देखिए 2022 से पूछा गया क्वेश्चन था आपका 41 पर चलते हैं कि अकबर के सर्वत्र शांति विचार का उदय हुआ क्योंकि ऑप्शन है कि उसे विभिन्न धर्मों और उनके रीति रिवाजों में रुचि थी। बी है कि वह धर्म और धर्ममुखियों पर नियंत्रण करना चाहता था। सी है कि वह राजनैतिक संघर्ष समाप्त करना चाहता था। डी है कि वह अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक शांतिपूर्ण साम्राज्य बनाना चाहता था। तो देखिए जो अकबर था वो अकबर के सर्वत्र शांति का विचार उदय हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वह अपने सभी धर्मों और उनके रीति रिवाजों में रुचि रखता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 2021 में पूछा गया है। आगे चलते अगले क्वेश्चन पर 42 पर। 42 में कि मुगल साम्राज्य की स्थिरता का आधार था। तो ऑप्शन ए है कि केंद्रीकृत प्रशासनिक नीति और सम्राट का नियंत्रण। बी है कि सैनिक अभियान और युद्धों द्वारा विस्तारीकरण की नीति। सी है कि भूमिकर जो आय का मुख्य साधन था। डी है कि आसपास के क्षेत्रों में मित्रता और वैवाहिक संबंध। तो देखिए जो मुगल साम्राज्य की स्थिरता का आधार था, ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, उसका आधार था कि जो भूमि था। ठीक है, भूमिकर जो आय का मुख्य साधन था, ये उसका स्थिरता का क्या था? आधार था। देखिए जो मुगल साम्राज्य था हमारा वो 300 वर्ष तक एक बड़े क्षेत्र में अपना क्या किया, प्रभुत्व बनाए रखा। और मुगल साम्राज्य की आय का जो मुख्य स्रोत था वो भूमिकर था। इसमें होता क्या था मुगल साम्राज्य में कि प्रायः क्या होता था कि 1/4 से 1/2 तक होता गया। और मुगल भू राजस्व की नींव अकबर के समय टोडरमल ने रखी। किसने लिखी? टोडरमल, जो लंबे समय तक चलती रही। और यह जमींदारी मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। और भूमिकर ने मुगल साम्राज्य को वीरता प्रदान कर एक बड़ी सैनिक शक्ति के रूप में क्या किया? मजबूत किया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 43 बंजारों से क्वेश्चन है कि बंजारों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है कि बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक खानाबदोश थे। बी है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों से नगरों के बाजारों तक अन्न को पहुंचाने का काम करवाया।
तो देखिए जो बंजारे थे ये सही बात है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो बंजारे थे वो सबसे महत्वपूर्ण खानाबदोश थे। और जो अलाउद्दीन खिलजी था वो जो नगरों में क्या करता था, अनाज को पहुंचाने का काम करता था, वो बंजारों से करता था। ऐसा क्यों करता था? क्योंकि लोग समूह, इनका जो बंजारों का समूह था वो क्या कहलाता था कि वो टांडा कहलाता था। और टांडा में क्या होता था कि कई परिवार होते थे, गाय बैल उनके अपने होते थे। और टांडा में 6 से 700 लोग हो सकते हैं, ठीक है। जो इनका परिवार था 6 से 700 लोग होते थे। और जो बादशाह जहांगीर भी अपने संस्करण में बाजरे समूह का जिक्र किया, बंजारे समूह का क्या किया, जिक्र किया। और बंजारे गौर बोली बोलते हैं और ये पूरे भारत में उनकी अपनी समुदाय में बोली जाती है। तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने अपने समय में इनका उपयोग किसके लिए किया, बंजारों का, बाजारों और नगरों में अनाज को पहुंचाने का काम करवाया। ठीक है, आगे चलते अगले क्वेश्चन पर। 44 सही विकल्प चुनना है, अभिकथन है और कथन है। तो चलिए देख लीजिए अभिकथन। ये आपका है कि बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को दिए गए समर्थन ने लोगों और शासन करने वाले परिवार पर सकारात्मक असर डाला। क्यों? क्योंकि लोगों ने मुगलों को वैकल्पिक शासन के तौर पर देखा जो ब्रिटिश राज को चुनौती देने में सहायता कर सकते थे। तो आइए देख लेते हैं इसका जो उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा कि ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, देखिए जो बहादुर शाह जफर था वो विद्रोहियों को क्या किया, दिए गए समर्थन ने लोगों को शासन करने वाले परिवारों पर क्या किया, सकारात्मक असर डाला। क्यों डाला? क्योंकि लोगों ने मुगलों को वैकल्पिक शासन के तौर पर देखा और जो ब्रिटिश राज को चुनौती देने में क्या करते थे, सहायता करते थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 45 में भी अभिकथन और कारक आपका है। अभिकथन आपका है कि गुजरात और बंगाल में जब्त व्यवस्था प्रचलित थी। क्यों प्रचलित थी, यहाँ पर देखिए क्यों लगा दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। उत्तर इसका सही मिल गया तो ये क्या कर रहा है, व्याख्या सही कर रहा है। देखिए क्यों, क्योंकि यह व्यवस्था उन स्थानों पर लागू की गई थी जहां पर भूमि का निरीक्षण और उसका लेखा जोखा सावधानी पूर्वक रखा गया था। अब आइए देखते हैं उत्तर क्या हमारा होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। डी में क्या है कि ए गलत है लेकिन आर हमारा क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही करिए। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप सभी को पता है कि चैप्टर बहुत सारे भी बचे हुए हैं। लगभग इसमें 17 से 18 चैप्टर हैं। अभी हम लोग 12वें चैप्टर पे चल रहे हैं। 13, 14, 15, 16, 17, 18 कम से 5-6 चैप्टर हैं। अगर मैं एक दिन में आपको 3-3 चैप्टर चलाती हूँ, 4 से 5 घंटे का अगर मैराथन लेती हूँ तो शायद आपके कंप्लीट हो जाए। ठीक है, कोशिश करेंगे, अगर हो जाएगा तो ठीक है, अब नहीं हो पाएगा तो फिर देखा जाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम करा दें। क्वेश्चन नंबर 46 कथन आपका है कि सम्राट शाहजहां के सिंहासन के पीछे पितरादुरा के उजड़ाऊ काम में पौराणिक यूनानी देवता ऑफिसर्स को बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता था कि ऑफिसर्स का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता था और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगे थे। और कथन बी है क्यों, क्योंकि शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण एक ऐसी दुनिया के निर्माण को सूचित करता था जहां सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। ठीक है, अब आइए देखिए क्या सही है क्या गलत है। उत्तर देखिए क्या सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, मतलब ए भी दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है, मतलब ये चीज़ें सारी सही हैं कि जो सम्राट शाहजहां था उसके सिंहासन के पीछे पितरादुरा के जड़ाऊ काम में पौराणिक यूनानी देवता ऑफिसर्स को बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया था। तो ये सही बात है। और ऐसा माना जाता था कि मैं ऑफिसर्स कर रही हूँ, यहाँ पर देख लिया ऑर्फियस है। ठीक है, देखिए क्या, ऑर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता था और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगे थे। ठीक है, और क्यों, क्योंकि जो शाहजहां था, शाहजहां के सार्वजनिक सभा का जो भवन था उसका जो निर्माण था ऐसी दुनिया के निर्माण को सूचित करता था जहाँ सभी सद्भाव के रह सकेंगे, सद्भाव के साथ क्या करेंगे, रह सकेंगे। आगे चलते 86-47 पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि 700 वर्ष पहले केरल की विविधता और यहाँ के मुस्लिम समुदाय के जीवन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से यात्री ने लिखा। तो ऑप्शन नंबर डी सही करिएगा, शंकराचार्य ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो ये 2021 में पूछा गया है, देखिए ये शंकराचार्य ने लिखे थे और 700 वर्ष पहले केरल की विविधता को यहाँ के मुस्लिम समुदाय के जीवन के बारे में इब्न तूता ने लिखा था। और इब्न तूता 14वीं सदी के मोहम्मद बिन तुगलक के समय मोरक्को से आया यात्री था।
कहाँ से आया था इब्न बतूता? ये मोरक्को से आया था और विश्व के 44 देशों सहित भारत के जनजीवन के विषय में रेहला पुस्तक में लिखा। और केरल में बसे मुसलमान अरब से आए व्यापारी थे। आगे 48 का चलते हैं। 48 में अकबरनामा के अनुसार सूबेदार का कार्यभार था। तो सूबेदार का जो कार्यभार था वो राजनैतिक और सैनिक कार्य था। ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। 49 में कि वेतन पद और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए मुगलों द्वारा प्रयोग में लाई गई श्रेणी क्रम व्यवस्था कहलाती थी। अभी हमने बताया कि ये आपकी मनसबदारी व्यवस्था कहलाती थी, इसके पहले ही हमने आपको बताया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 49 के बाद 50 पर चलते हैं हम। देखिए यहाँ पर अभी कथन दिया गया, ए बी और विचार को करना है आपको। कथन ये है कि शराब बनाने वाले नाई और बावर्ची को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाने के लिए मोहम्मद तुगलक की आलोचना हुई। क्यों? क्योंकि यह उस समय में प्रचलित सामाजिक आर्थिक रूढ़िबद्ध धारणा को दर्शाता है। अब उत्तर क्या होगा ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये सही बात है कि उस टाइम इनकी आलोचना हुई थी। क्यों? ये भी सही बात है, इसलिए हुई थी क्योंकि आर्थिक रूढ़िबद्ध धारणा को दर्शाता था, इसलिए हुई थी। तो देखिए कथन ए भी सही है, बी भी सही है और बी जो हमारा है वो इसका क्या अनुसरण मतलब अनुमान भी लगा रहा है ए का। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर आइए देख लेते हैं डी होगा, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि ए और बी दोनों सही है, बी सही अनुमान है ए का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 51 में कहा गया आपसे कि पितरा द्वारा उत्कर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन पत्थरों को दबाकर बनाए गए। और कथन बी है कि शाहजहां ने उनका प्रयोग लाल किले में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंत संबंध पर बल देने के लिए किया। ऑप्शन ए है कि ए सही है और बी गलत है, बी है कि ए बी दोनों गलत है, सी है कि ए गलत है बी सही है, डी है कि ए बी दोनों सही है। अब आइए हम उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि ए बी दोनों सही है। देखिए ए भी सही बात है कि पितरा द्वारा उत्कर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन पत्थरों को दबाकर बनाए गए, ये बात सही है। क्यों बनाए गए? क्योंकि जो शाहजहां ने इनका प्रयोग लाल किले में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंत संबंध पर बल देने के लिए किया था। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए जो पितरा होता है ना, ये क्या होता है इसको समझ लीजिएगा कि पितरा क्या है, एक सजावटी कला है। पितरा क्या है? एक सजावटी कला है और इसको याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर देख लेते हैं। सने सने यह कला मुगल दरबार में भी पहुंची, जिसका उत्कीर्ण। चलिए इसको छोड़ दीजिए, बाकी आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 52 में आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं सैनिक वेतनाधिकारी, धार्मिक, सेना नायक और नगर। तो देखिए एक आपका जाएगा तीसरे में, सैनिक वेतनाधिकारी। इसके ऊपर भी बताए थे कि बख्शी को सैनिक वेतनाधिकारी कहते हैं। धार्मिक प्रश्रम के प्रशासनिक को क्या कहते थे? तो आप सभी को पता है कि जो इसको सदर कहते थे, चौथे में जाएगा। और सी का सेना नायक जो था वो कोतवाल था आपका, और नगर आपका फौजदार में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, सैनिक वेतनाधिकारी बख्शी में जाएगा, धार्मिक प्रश्रम के प्रशासनिक सदर में जाएंगे, सेना नायक फौजदार में जाएगा और नगर कोतवाल में जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन नंबर 53 है कि कालक्रम के अनुसार 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच दिल्ली के शासकों का सही उत्तराधिकार क्रम चुने। ऑप्शन है कि सैयद, तुगलक, तुर्की, खलजी। बी है कि अभी देखिए यहाँ पर भी हमने बताया था कि चौथे में आपका क्या आएगा, तो चौथे में हमने आपको बताया था तुगलक आएगा, और लास्ट पहले में क्या आएगा? तुर्की आएगा। ठीक है, सॉरी चौथे में सैयद आएगा और पहले में तुर्की आएगा, और लास्ट में क्या आएगा आपका 5 था इसमें। ठीक है, तो इसमें देखिए 4 ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर मिला लीजिएगा। ठीक है, डी, यहाँ से तुर्की हो गया, खिलजी हो गया, तुगलक हो गया, सैयद हो गया, और लास्ट में एक और था आपका, इसके पहले हमने उत्तर में बताया था, तो वो आपका था, आइए देख लेते हैं उसको भी क्या था, तुर्की, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। ठीक है, लास्ट में क्या था आपका? लोदी था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 54 कथन है, ये है कि मध्यकाल में शासकों द्वारा विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाए गए। बी, कथन भी है क्यों? क्योंकि मध्यकाल में मंदिर नृत्य, संगीत और मल्ल युद्ध जैसे सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। ऑप्शन है कि केवल ए सही है, बी है केवल बी सही है, सी है कि केवल ए बी दोनों सही है, डी है ना तो ए सही है ना तो बी सही है। 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल सही होगा कि ये भी बात सही है, कथन ए भी सही है आपका, कथन बी भी सही है। ठीक है,
आगे चलते अगले क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन नंबर 55 में कहा है कि मुगल साम्राज्य के दौरान नदी तट बाग डिजाइन में मकबरा एक चबूतरे पर था तथा बाग इसके कहाँ था? पूर्व में था, पश्चिम में था, दक्षिण में था, उत्तर में था। तो उत्तर बताइए, जो बाग था वो किस साइड था? तो देखिए जो बाग था आपका वो दक्षिण में था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही कर लीजिएगा। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल जानेंगे ऑप्शन नंबर सी के बारे में, ठीक है। देखिए मुगल साम्राज्य के दौरान नदी तट बाग डिजाइन में मकबरा एक चबूतरे पर था और बाग क्या था? दक्षिण में था। शासन के आरंभिक वर्ष में शाहजहां की जो राजधानी थी कहाँ पर थी? आगरा थी। और इस शहर में विशेष वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तट पर करवाया। कहाँ पर कराया? यमुना नदी के तट पर। और जो इनका निर्माण चार बाग की रचना के समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। चार बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं। और शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई और यहाँ सफेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया, ठीक है। आइए आगे चलते हैं 56 पर कि 56 में है कि दीवाने खासो आम की वास्तु विशेषताएं कैसे यह विचार देती है कि राजा भगवान का प्रतिनिधि होता था। ऑप्शन ए है कि जनसभा कक्ष मस्जिद के सदृश बनाया गया। बी है कि राजा के बैठने का ऊंचा सिंहासन यह दर्शाता था कि वो सबसे ऊपर है। सी आपका है कि सिंहासन को इस तरह रखा गया कि मुस्लिम प्रार्थना के समय यह उनके मुंह की दिशा के सामने दिखता था। अब आइए उत्तर देख लेते हैं। जैसे दीवाने खासो आम की वास्तु विशेषताएं क्या थी, यह विचार देना है। तो बी सही होगा कि ए और सी। ए सही है कि जनसभा का जो कक्ष मस्जिद के सदृश बनाया गया था। सी आपका है कि सिंहासन को इस तरह रखा गया था। बी नहीं होगा और सी होगा, ठीक है। कि मुस्लिम प्रार्थना के समय क्या करे, यह उनके मुंह की दिशा के सामने दिखता था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं 56 के बाद 57 पर। 57 में है कि दिल्ली सल्तनत काल में गुलामों को उच्च पद पर नियुक्त करने का क्या कारण था? सही विकल्प चुने। उन्हें नियंत्रण में रखना आसान था और कम वेतन दिया जा सकता था। ऐसा नहीं है। बी है कि सुल्तान और उनके उत्तराधिकारी और उनके बीच जीवन स्वामित्व होता था। बिल्कुल नहीं। सी है कि वे सुल्तान और उनके उत्तराधिकारी के प्रति वफादार होते थे। ऐसी कोई बात नहीं है। डी है कि वे अपने स्वामी के विश्वसनीय और उन पर आश्रित होते थे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो दिल्ली सल्तनत काल के गुलाम को उच्च पद पर नियुक्त करने का कारण यही था क्योंकि वो अपने स्वामी के विश्वसनीय होते थे और वो उन पर पूरा भरोसा था और वो पूरी तरीके से उन पर क्या होते थे? आश्रित होते थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 2021 में पूछा गया था। अब आइए 2021 में ये भी पूछा गया है कि इक्तादार और जागीरदारों के विषय में कौन से कथन सही है। ऑप्शन ए है कि ये पद विशिष्ट क्षेत्रों के नायकों सैनिकों को क्रमशः दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन में दिए जाते थे जो इक्तादार और जागीरदार थे। बी है कि वे अपने भूमि क्षेत्र में क्रमशः इक्ता और जागीर कहते थे, वहां रहकर वहां का प्रशासन चलाते थे। तो उत्तर क्या होगा आपका? तो यहाँ पर जो उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि केवल ए। देखिए जो इक्तादार और जागीरदार थे ये क्या होते थे कि ये पद विशिष्ट क्षेत्र में नायकों और सैनिकों को क्रमशः दिल्ली सल्तनत के मुगल शासक में दिए जाते थे, इक्तादार और जागीरदारों का। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। देखिए टाइम रहता तो हम आपको पूरा डिटेल में पढ़ाते, लेकिन टाइम इतना नहीं है कि हम डिटेल में पढ़ाएं। और जो हमारे नए बच्चे हमसे जुड़ेंगे, जो जिनका अभी अगली बार जो सीटेट देंगे, तो उनके लिए हम सोचते हैं कि हम शुरू से ही स्टार्टिंग से जैसे सीटेट का पेपर ख़त्म होता है फिर चीज़ों को हम पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि थोड़ा जब पेपर आ जाता है उस टाइम पढ़ाना ना थोड़ा हमें भी मुश्किल हो जाता है, आपके लिए भी मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि बंदगा शब्द को मध्ययुगीन काल में किसके लिए इस्तेमाल किया गया। ऑप्शन ए है कि कुलीन प्रभावशाली, बी है गवर्नर, सी है गुलामों और डी है अभिजात वर्गीय। तो देखिए जो बंदगा था वो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है गुलामों के लिए प्रयोग किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 60 पर चलते हैं। 60 में भी 21 में ही पूछा गया है कि उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं किस पर आधारित थी। ऑप्शन ए कि ज्येष्ठाधिकार का नियम जहां ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता का उत्तराधिकारी होता था। बी है कि सहदायात का नियम जहां उत्तराधिकारी का विभाजन समस्त पुत्रों के बीच कर दिया जाता था।
सी है कि प्रतिस्पर्धा, जहां जो पुत्र विजेता बनकर उभरता वह गद्दी का उत्तराधिकारी होता था। डी है कि पक्षपात, जहां पसंदीदा पुत्र गद्दी का उत्तराधिकारी हो जाता था। तो देखिए उत्तराधिकारी की मुगल परंपराएं जो आधारित थी वो आपकी आधारित थी कि सहदायाद, ठीक है, सहदायाद का नियम, जहां उत्तराधिकारी का विभाजन समस्त पुत्रों के बीच कर दिया जाता था। तो ये इसके पहले वाले वीडियो में भी क्वेश्चन आया हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, हम क्वेश्चन नंबर 61 पर चलते हैं। अब देखिए तवारीख के बारे में भी पूछा है कि जो तवारीख था, ABC वक्तव्य आपका विचार दिया गया है, सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए जो तवारीख था, तवारीख के लेखक गांव में रहते थे, क्या ये सही है? बी है कि उन्होंने सुल्तान से पुरस्कार पाने के लिए उनके लिए इतिहास लिखे, ये बात सही है। सी है कि इन लेखकों ने शासक को सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा कि बी सी सही है, लेकिन ए नहीं सही है। ये गांव में नहीं रहते थे, ये जो रहते थे ये दरबारों में रहते थे, ठीक है। ये कवि और क्या थे, दरबारी थे। आगे चलते हैं 62 पर, हम 62 में सभी देखिएगा कि दृढ़ कथन ए, ठीक है। कथन ए में कहा गया कि मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उत्तराधिकार में सहदायत की प्रथा को अपनाते थे। तो यहाँ पर देख लीजिए जो मुगल थे वो ऐसा बिल्कुल नहीं करते थे, सही बात है। और ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों से ही, आर सही व्याख्या कर रहा है। तो जो मुगल थे ये सही बात है कि ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि जो उत्तराधिकार थे वे सहदायत की प्रथा को अपनाते थे, ठीक है। उत्तराधिकारी सहदायत की प्रथा को अपनाते थे, इसलिए ये उनमें विश्वास ही नहीं करते थे। तो देखिए ये ज्येष्ठाधिकार का नियम होता क्या था कि जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था, और इसके विपरीत उत्तराधिकारी में जो सहदायत था वो तैमूर वंश की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकारी का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था, ठीक है। आगे चलते हैं 63 पर। 63 में पूछा गया कि कौन सा शासक अपने सैनिकों को टोकन मतलब सांकेतिक मुद्रा से वेतन देता था, जो सोने चांदी की न होकर धातुओं से निर्मित होती थी। इस सस्ती मुद्रा का प्रयोग लोगों द्वारा तमाम कर चुकाने के लिए किया गया और यह नीति असफल हुई। तो वो कौन सा शासक था? क्या गयासुद्दीन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक था, या बलबन था? तो उत्तर दीजिए, 2022 में पूछा गया है। देखिए ये कौन था? ये मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था ये सांकेतिक संकेत के रूप में देता था। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 63 के बाद 64 पर। क्वेश्चन नंबर 64 पर चलते हैं। 64 में आपका पूछा गया है कि कक्षा में एक छात्र कहता है खिलजी और तुगलक के समय में बंदागनों या सैन्य गुलामों का ऊंचा दर्जा था, इसलिए मध्यकालीन भारत में गुलामों को सुल्तान के दरबारों में अच्छी पदवी प्राप्त थी। यह कथन बोलते समय छात्र निम्नलिखित में से किस प्रकार के तर्क का प्रयोग कर रहा है? ऑप्शन है कि आगमनात्मक, बी है निगमनात्मक तर्क, सी है कि कारण प्रभाव तर्क, डी है कि लघु कारक तर्क। तो आइए हम यहाँ पर उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए होगा बिल्कुल बिल्कुल सही होगा कि आगमनात्मक। अब देखिए एक आगमनात्मक तर्क होगा, एक निगमनात्मक। थोड़ा सा हम इसके बारे में देख लेते हैं, आखिर आगमनात्मक तर्क होता क्या है। देखिए अगर आप अनुभव के आधार पर सामान्यीकरण अर्थात कुछ अनुभव से प्राप्त ज्ञान को सबके लिए सत्य मानना, इस पद्धति के अंतर्गत क्या होता है कि अनुसंधानकर्ता तथ्यों का एक समुच्चय एकत्रित कर लेता है और इसमें पाई जाने वाली समानताओं के आधार पर नियम बना लेता है। जैसे कि ये क्या किए, सैन्य गुलाम को ऊंचा दर्जा था इसलिए मध्यकालीन गुलाम, मतलब कि ये क्या किए, समानता दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और निगमनात्मक में क्या होता है कि इस पद्धति में किसी सिद्धांत अर्थात कहे गए आधार के वाक्य पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अगर आप निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि अगर मुगल शासक ने ऐसा किया, तुगलक वंश ने ऐसा किया, तो यहाँ पर ऐसा हुआ, तो ये निष्कर्ष हमारा निकला, तब यह विधि सामान्य से विशेष के सिद्धांत पर आधारित होती है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, निगमन तर्क कहते हैं। 65 पर चलते हैं। 65 में है कि प्रारंभिक मध्यकालीन समय में दक्षिण भारत में सैनिक अभियान किस समय में हुआ था? ऑप्शन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, सी है कि जलालुद्दीन खिलजी, डी है कि अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर जो उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जो प्रारंभिक मध्यकाल के समय में दक्षिण भारत में सैनिक अभियान किसके समय हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। देखिए अलाउद्दीन खिलजी भारत का पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत को जीता। अलाउद्दीन की दक्षिण विजय का श्रेय किसको जाता है? मलिक काफूर को जाता है।
मलिक काफूर ने सर्वप्रथम दक्षिण के राज्य देवगिरी पर आक्रमण किया। कहाँ पर गया? सबसे पहले देवगिरी पर। और उस समय देवगिरी पर यादव वंश के शासक रामचंद्र देव का क्या था? शासन था। तो ये हो गया आपके 65 क्वेश्चन। आप चलते हैं हम 66 पर। 66 में है कि दिल्ली सल्तनत की भीतरी सीमाओं की नीति क्या थी? ऑप्शन ए है कि आंतरिक विद्रोह पर काबू रखना, बी है कि उत्तराधिकारी नीति में पैतृक अधिकारों पर संघर्ष, सी है कि वनों को काटकर शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी भूमि का सुदृढ़ीकरण, डी है कि प्रभावशाली नियंत्रण के लिए न्याय चक्र का निर्माण। तो उत्तर सही दीजिए क्या होगा आपका? आइए 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की भीतरी सीमाओं की नीति क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की जो भीतरी सीमा थी उसका नीति था कि वन को काटकर शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी भूमि का सुदृढ़ीकरण करना। तो ये हो गया 66 क्वेश्चन। तो देखिए जो यह भीतरी सीमा का क्षेत्र था गंगा और यमुना दोआब के क्षेत्र तक विस्तृत था। और भीतरी सीमा का अर्थ है कि गैरिसिन कस्बों के भीतरी इलाकों का सुदृढ़ीकरण दिल्ली के सुल्तानों ने ऐसा कृषि विस्तार हेतु किया था। ठीक है, किस लिए किए थे? कृषि के विस्तार के लिए किया था उन्होंने। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन खत्म होता है यहीं पर। हम आ जाते हैं अपने चैप्टर नंबर 13 पर। चैप्टर नंबर 13 में आपका है वास्तुकला। ये 66 क्वेश्चन हमने कर लिया कि चैप्टर नंबर 12 तक हमारा खत्म हो गया है। अब हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि 13 में आपके कितने क्वेश्चन हैं। इसको हम मैराथन में लेके चलेंगे। जब हम 4 से 5 घंटे का मैराथन लेंगे तो 3-3, 4-4 चैप्टर को साथ में ले चलेंगे। लगभग आपके, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 24, 28, 31, 30, मतलब इसमें भी आपके 41 क्वेश्चन है 13 में। और 14 में हम देख लेते हैं कितने क्वेश्चन है आपके। 41 और प्लस आपके यहाँ पर 18, 20, मतलब हो गया आपके 61 क्वेश्चन। ये हो गए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर चैप्टर 15 पर चलते हैं। तो ये तीनों चैप्टर हम साथ में लेके चलेंगे। 60 क्वेश्चन हो गया आपका और प्लस 80 और 4 84, 84 क्वेश्चन ये हो गए। 16 शायद बड़ा आपका है। तो चलिए यहाँ पर हम देखेंगे 16 को हम अलग लिख सकते हैं। उन 3 चैप्टर को, मतलब 84 क्वेश्चन को हम साथ लेके चलेंगे। तो देखते हैं अगर आज नाइट में टाइम मिलता है तो उसकी वीडियो हम बना देंगे। और इसमें आपको लगभग, देखिए हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि कितने आपके चैप्टर हैं। ठीक है, तो देखिए हम सभी वास्तुकला पे पहुंच चुके हैं। अब ये वास्तुकला पर पहुंच चुके हैं। वास्तुकला, सामाजिक परिवर्तन, क्षेत्रीय संस्कृति, इसको हम एक दिन लेके चलेंगे। आज नाइट में हम सोच रहे हैं आपको ये 85 क्वेश्चन तक कराएंगे। और उसके बाद कहाँ गया, एक सेकेंड, ये 1 2 3, फिर उसके बाद 1 2 3, फिर 1 2 3। ठीक है, ये 3 चैप्टर एक दिन, 3 चैप्टर एक दिन। मतलब अगर आज नाइट में मैं बनाती हूँ तो 3 चैप्टर बना दूंगी आपका। कल नाइट में अगर मैं बना देती हूँ 3 चैप्टर कल। तो कल आपका डेट कितना है, एक सेकेंड देख लेते हैं। आज 10 है, मतलब कि कल आपको 11, 12, 13 तक हम देखेंगे। इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे कि ख़त्म हो जाए। और भूगोल का आपका लगभग हो ही गया है। हम लोग वायु पर पहुंच चुके थे। ठीक है, भूगोल में हम वायु पर पहुंच चुके थे। जल 1 2 3 4 5 इसमें बचा हुआ है। बाकी यहाँ पर देखिए सामाजिक और राजनीतिक से हम देख लेते हैं कितने क्वेश्चन आपके आते हैं। एक सेकेंड, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है। और अध्यापन मुद्दे को भी हम पढ़ाएंगे क्योंकि अध्यापन मुद्दे भी आपका इम्पॉर्टेंट है। वहाँ से भी क्वेश्चन को कुछ लेके चलेंगे हम। ठीक है, तो आज के लिए इतना करते हैं, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए। और अगर चैनल की जो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक ज़रूर पहुँचे। और प्लीज़ आप सभी जितने भी सोशल मीडिया यूज करते हैं आप वहाँ हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि आप हमें सपोर्ट कर सकें। अगर हम आपके लिए थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो प्लीज़ आप सभी उसके लिए हमें एक लाइक और एक शेयर दे दीजिएगा। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।